जी हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट को लेकर क्या समीकरण है। देखिए, पिछले 15 सालों का जो शासन रहा है वो सब लोगों ने देखा है, ठीक है। इस बार हम लोगों बिहार के जो युवा हैं वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नाम पे वोट कर रहे हैं और सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का एक ही समीकरण है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। और जो एनडीए की सरकार है, सरकार ने जो हमारे साथ छल कपट किया है, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले हमारे वोटों को किस तरह से भाजपा के झोली में डाल दिया गया, हमारे मैंडेट को बेचा गया, हमारी आशाओं को बेचा गया, हमारे युवाओं के जो सपने थे, जो हमारे युवाओं की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को नीतीश कुमार जी ने एनडीए के झोली में डाल दिया और इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। ये बहुत, इस संदेश को और इस दर्द को बिहार की जनता नहीं भूली है, हमें उस दर्द का हिसाब लेना है। क्या बदलाव की जो देख रहे हैं मुहिम चल रही है, क्या बदलाव हो पाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में? बदलाव संभव है? बिल्कुल संभव है। आप देख सकते हैं हर जगह से लोगों का यही डिमांड है कि इस बार एक युवा नेतृत्व बिहार को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी को पिछले 15 साल से हम लोगों ने आजमाया, हमारी योजनाएं कागज़ पर अटकी हुई हैं, सड़क पर कोई खास पलायन का दर्द आपने देखा होगा लॉकडाउन में। ये इस बात का गवाह है कि आज बिहार के लोग कितने परेशान हैं। अगर हमारे बिहार में पिछले 15 सालों में ठीक ठाक विकास होता तो हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के गरीब मजदूर जो कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और कई दूसरे राज्यों में जाकर एक वनवास की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें वक्त है कि हम उस वनवास को समाप्त करें और सही माने में जो एक आइडियल गवर्नमेंट होती है, जो सर्व समाज को लेकर चलना चाहती है, सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलना चाहती है, उस विचारधारा को आगे आना चाहिए और उसको आगे लाने के लिए इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर जो है सरकार का गठन कर रही है युवा बेरोजगार? हाँ, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बिहार में युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है, 40% 50% लगभग युवा हैं। तो उन युवाओं को सपनों को देखिए, भूखे पेट ना भजन होता है, ना भूखे पेट इबादत होती है। तो इस चीज़ को लेकर इस बार बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं ने अपना स्पष्ट मत बना लिया है कि बिहार को एक बार जो है एक युवा के हाथ में सरकार देनी चाहिए ताकि वो हमारा दर्द समझ सके। एक युवा कमाएगा तभी उसके घर में जो बड़े लोग हैं, जो उसकी माता हैं, बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन सब का रोज़गार का, उन सब की भरण पोषण की जिम्मेदारी एक युवा कंधों पे होती है, जो कि आप भी जानते हैं। अच्छा, ये चुनावी मैनिफेस्टो जो जारी किया है महागठबंधन, ये किस टाइप से मैनिफेस्टो है, किस मुद्दे पर बात हो रही है? ये देखिए, सारी चीज़ें, इस बार का एक ही 1 लाइन एजेंडा है कि हम सारी चीज़ों को भूलकर, जो झांसे की बातें होती थी, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, होली दिवाली, ठीक है, इन सब चीज़ों से उठ के, आस्था से उठकर, मज़हब और जाति से उठकर इस बार हम लोग अपने बिहार को डेवलपमेंट के लिए, तो हम कितने परेशान हैं, आपने बाढ़ में हालत देखी होगी, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से बीमारियों में हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। हम लोगों के अंदर जो एक मानसिकता बहुत दिनों से डेवलप कराई गई कि हम लोग धर्म से ऊपर उठ के इस बार वोट कर रहे हैं और यही मैनिफेस्टो है। हमारे आरजेडी का भी यही मैनिफेस्टो है, लगभग महागठबंधन का भी यही मैनिफेस्टो है इस बार, कि इस बार का वोट जो होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा और सोशल डेवलपमेंट के लिए होगा। और जब सोशल डेवलपमेंट, सड़क बनेगी तो उस पर सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग चलेंगे, नौकरियाँ होंगी तो उस पर भी सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे ढिंढोरा पीट रही है कि सड़क का जाल बिछा दिए हैं बिहार में। अभी जो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ते देख करके तो ऐसा नहीं लगता, जो कि NH 107 है, ऐसा नहीं लगता कि जाल बिछा हुआ है। आप इस रास्ते पे नहीं, आप सिमरी बख्तियारपुर के बस आप नेशनल हाईवेज़ जो हैं, क्योंकि नेशनल हाईवेज़ जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। UPA 1 और UPA 2 में जो काम हुआ है, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि NDA 1 और NDA 2 में बिहार में किस जगह आपका जो है काम हुआ है और किस जगह हमारा NH पिछले जो है 10 साल से जो है मुंह देख रहा है। कोई उस पर काम नहीं हुआ है। स्टेट हाईवेज़ और लोकल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो हमें अपना लोकल डेवलपमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि बिहार भी गुजरात जैसा विकसित, गुजरात और देशों के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले बराबरी के साथ खड़ा रहे। हमें हर बार विशेष पैकेज का झांसा दिया गया। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कितने करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कहाँ है वो स्पेशल पैकेज?
कब तक हमें इस तरह से झांसे में लाया जाएगा? इस बार हम झांसे में नहीं आने वाले हैं और इस बार हमें झांसे और फ्रेब को मात देनी है और आदरणीय तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। 7 निश्चय 2 जो सरकार लाने जा रही है वो क्या है 7 निश्चय 2? देखिए, पहले निश्चय 1 ही पूरा नहीं हो पाया है। आप मुझे बताइए कि निश्चय 1 जब पूरा हो जाए तो आप ये बताइए 10 बजे के बाद, ठीक है, कहाँ पर कौन सी शराबबंदी हुई? ठीक है, नल जल योजना जो है जहाँ जहाँ लगाया गया वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जगह जगह खोदा गया है। आप देखिए कहीं पर भी वो कहीं कहीं टंकी गिर गई है, तो वो एक बहुत ही इमेच्योर प्लानिंग है। ठीक है, दूसरी बात, आज भी आप देखिए कि क्या कहते हैं, नल जल योजना जो भी प्लानिंग, नाली आपने बना दिया, सड़क नहीं है, उस नाली की वजह से आपको दम्मा हो जाएगा, इतना गर्दा सड़क पर उड़ता है। जी, जल आपूर्ति को लेकर जो 7 निश्चय के मैनिफेस्टो में है जल, उसको लेकर के जो है बहुत सारे जनता जो है परेशान है कि उनको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। कितने जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, इस पर आपका क्या कहना है, जो कि करोड़ों अरबों रुपया का जो है उसमें लागत लगता है? ये जो पैसा है ये हमारे बिहार के लोगों के टैक्स का पैसा है। इसको जब आप कोई योजना बनाएं तो उसको ठोक बजा के देख लें। आप पहले एक ज़िले में उसको लागू कर कर उसका इफेक्ट देख लें कि उसका इफेक्ट कितना पॉजिटिव वो ज़मीन पर उतर रहा है नहीं। आप नल जल योजना के तहत जाइए, प्लास्टिक का पाइप लगा, उसमें फाइबर पाइप लगा दो, जगह जगह से उसमें लीकेज होती है। मेरे घर में भी अभी लगा हुआ है, मगर और जहाँ जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप बस एक योजना देखिए, योजना कागज़ पर तैयार करना बहुत आसान होता है, ठीक है, मगर उसकी ज़मीनी हकीकत और पब्लिक में आप कैसे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए पहले आपको 2-4 जगहों पर एक सैंपल टेस्ट कर लेना चाहिए था, वरना आपको ये फेल्योर नहीं दिखता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस सरकार के साथ हैं, हमारा देखिए विकास एक रिलेटिव टर्म है। विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक अच्छी सड़क बन जाए, एक अच्छा बाथरूम टॉयलेट, हमारा समाज को भी आपको साथ लेके चलना है। जो विचारधाराएं हमारे बीच में नफरत फैलाती हैं, जो विचारधाराएं हम लोगों को एक साथ होली और दिवाली नहीं और ईद नहीं मनाने देती, हमको उन लोगों को भी एक जवाब देना है। तो हम चाहते हैं कि विकास के साथ साथ जो लालू जी की विचारधारा, सामाजिक न्याय और विकास, इन दोनों पर बल देना चाहिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि जब CAA जब लाया गया, नागरिकता देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं, और हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मगर सवाल यह है कि हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। संविधान का जो प्रियम्बल है, सोशलिटी, इक्वालिटी का जो सेकुलर स्टेट का जो प्रिंसिपल है, उस पर चलता है। जब उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी तो भविष्य में यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। हमारा देश जिस संविधान पर और संविधान के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी उन संविधान को तोड़ मरोड़ने वालों के पक्ष में जाके बैठ गए। तो ये सब चीज़ें भी बिहार की जनता याद रखेगी। अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो इसी बदलाव को लेकर जो है, अगर क्या कहते हैं, जो समाज को 10% आरक्षण दिया जा रहा था, जी, स्वर्ण आरक्षण, उसमें जो है तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विरोध किया था, सभी सहमति जता दिए, मगर उन्होंने 10% आरक्षण को लेकर आपको ये देखना होगा कि आरक्षण का आधार क्या है, आरक्षण किस बुनियाद पर हमारे देश में लागू हुआ। हमारे देश में जो बुनियाद है आरक्षण का, वो इस बुनियाद पे है कि समाज में जो छुआछूत और अनटचेबिलिटी थी, कुछ खास लोगों को अगर कुएं में पानी पी लेते थे तो वो कुआं फिर लोग छूते नहीं थे, और कुछ मानव जाति में किसी भी मानव को, कोई भी मानव छूत या अछूत नहीं है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि जाति विशेष पर नहीं, आर्थिक विशेष पर आरक्षण होनी चाहिए? आर्थिक जाहिर सी बात है, पिछड़े हुए जो पिछड़े तबके हैं उनकी जो है लाइन जो रेस की है वो बराबर होनी चाहिए। अब आप मेरिट की अगर बात करेंगे तो सवाल यह है कि एक बच्चा है जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और एक DM का लड़का है, दोनों की रेस की लाइन तो बराबर नहीं हो सकती ना। तो आरक्षण का आधार जो है वो समाज को बराबरी की तरफ ले जाना है, वो कास्ट के उसकी बुनियाद पर नहीं। जो भी मंडल कमीशन ने जो आरक्षण लागू किया तो उसकी बुनियाद क्या थी, पिछड़े तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए था। वो अगर आप आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति की बुनियाद पर कोई भी व्यक्ति कभी भी उसका राइज एंड फॉल हो सकता है, मगर हमारा समाज आज आज़ादी के 73 साल बाद भी जात के और छुआछूत के ऐसे मकर जाल में अटका हुआ है। उससे आज़ादी दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान किया और उसको फिर मंडल कमीशन के जरिए लागू किया गया।
लास्ट क्वेश्चन, ये शराबबंदी जो लागू की है सरकार ने, ये कहाँ तक सफल हो पाई है? हाँ, ये तो आप खुद ही देखते हैं, हर थाने में जाइए, जहाँ जाइए वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आज इतनी। और रात 10 बजे के बाद आप बुला के चेक कर लीजिए, सब जगह शराब पी जा रही है। रात 10 बजे के बाद सब जगह उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो कोई सफलता नहीं हुई शराबबंदी की, और इससे कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ। क्या महागठबंधन की सरकार अगर होती है तो फिर शराब को जो है प्रमुखता दी जाएगी? देखिए, शराब कभी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इसमें मैं जानता हूँ, मगर उसको लागू करने के लिए एक तरीका होता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नए आप उसके साथ साथ शराबबंदी देखिए हुई, उसके बाद क्या असर हुआ? जो युवा हैं वो कोरेक्स पीने लगे, वो भांग और गांजा पीने लगे। तो समाज में ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। किसी भी चीज़ को एकदम से रोक देना, सप्रेस कर देना किसी चीज़ का हल नहीं होता। आप उसके समकक्ष एक जागरूकता अभियान युवाओं में कि इससे क्या मेडिकल। एक प्रश्न चिन्ह तो यह भी उठता है कि बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहा है? अगर सरकार एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है, तो फिर बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहा है? देखिए, सिर्फ जो गरीब लोग हैं, मैं आपको बताऊं, शराबबंदी के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए दूसरे सस्ते नशे करने लगे हैं, जिसके कारण शराब का प्रभाव थोड़ा सा दूरगामी होता है, थोड़ा सा देर में पड़ता है। मगर जो ये नशा है, जो आजकल के बच्चे, आप कोरेक्स देखिए कितना बिक रहा है, कितना उसका मार्केटिंग हो रहा है। नशे की छोटी छोटी इंजेक्शंस और छोटी छोटी दवाइयाँ, गोलियाँ आती हैं, तो उन सब चीज़ों से युवा कितना बर्बाद हो रहा है। आपको हर दूसरे दिन जो है कोरेक्स को की छापेमारी चल रही है, तो युवा तो उसका अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं। ये जो समाजी बुराई है, शराब है, इसके लिए एक जागरूकता अभियान, एक एजुकेशन समाज के बीच में जाके लोगों को बताना चाहिए कि आपको इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। क्या बदलाव जो चाहते हैं, तो इसमें जो है 15 साल पूर्व का दृश्य तो देखे होंगे, क्या वैसा सिस्टमेटिक अभी भी लागू है या फिर कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, कुछ होता है एक स्वाभाविक विकास, ठीक है। आज मैं अगर 25 साल का हूँ तो कल मैं 26 साल का हो जाऊँगा। बिहार में जो चीज़ें हुई हैं वो एक स्वाभाविक विकास है, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह है कि पलायन का आप रेशियो देख सकते हैं कि कितने युवा पलायन कर रहे हैं। अगर उस तरह का विकास होता, जिस तरह के विकास के दावे किए जाते हैं, तो आज हम जैसे लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के एक जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ से PhD करके आया। मैं पहली क्लास से लेकर वहाँ PhD किया। अगर मेरे बिहार में लालू जी के ज़माने में यूनिवर्सिटियाँ खोली गई, आपको याद होगा, और इस बार भी तेजस्वी जी ने कहा है कि हमें यूनिवर्सिटियाँ खोलनी है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे यहीं से पढ़ें, यहीं शिक्षित हों और बिहार के विकास में योगदान करें। तो सवाल यह है कि जिस डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, आप तो खुद बिहार में रहते हैं, आप जिस रोड से आए उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए किसी तरह की स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का डिस्पोजल पॉइंट नहीं है, किसी तरह का ट्रैफिक इंडिकेशन नहीं है कि आपको कहाँ पे स्लो चलना है, कहाँ पे फास्ट चलना है, कहाँ पे इसको हॉर्न देना है, कहाँ पे नहीं देना है। ये सारी चीज़ें तो लोगों के आंखों के सामने है। रेलवे की आप बात कर नहीं सकते, पोस्ट की आप बात नहीं कर सकते, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है। ना प्रशासन सुरक्षित है, ना सरकार सुरक्षित है, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, क्राइम बहुत सीरियस इशू है। जो लोग ये कहते थे कि उस ज़माने में जंगल राज था, मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में, ठीक है, कुछ चीज़ें थीं और वो हर ज़माने में रहेंगी। मगर आप बताइए कि आज से 10 साल पहले गाड़ी छीनने की कितनी वारदात हुआ करती थी, मोबाइल छीनने की कितनी वारदात। ये जो बच्चे जो शराबबंदी के बाद जो केमिकल का नशा करने लगे हैं, इसको पूर्ति करने के लिए उन लोगों को लूट मार का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो नशा है, जिस शराबबंदी के बाद जो इफेक्ट हुआ है युवाओं पर, क्योंकि मैं युवाओं के बीच रहता हूँ, मैंने क्लोजली देखा है कि ये जो कोरेक्स है और जो दूसरी कोडीन मेडिसिन हैं और जो दूसरी दवाएं, इससे उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको पूर्ति करने के लिए वो लोग मोबाइल छीनते हैं, झपटमारी का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी क्राइम का रेट बहुत बढ़ गया। कहीं ना कहीं बेरोजगारी ही सता रही है। हाँ, बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही, उसके लिए तो हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? अबुल फरज शाजली, छात्र नेता।